हमारे प्रदेश की आपदाओं की कहानियाँ असल में सरकारों का और जनता का इन कहानियों से कुछ न सीखने का एक उदास दस्तावेज है। हमने केदारनाथ में वो भयानक कंस्ट्रक्शन कर दिया है 2013 के आपदा के बाद, सबक सीखने के बजाय कि जिस नाले में उसको खीरो गार्ड बोलते हैं। खीरो गार्ड का मतलब ये हुआ खीर गार्ड। खीर मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब लगातार इसमें ऊपर से मलबा बह के आता रहता है जिससे उसका पानी डबल होता रहता है। जब ऐसी गार्ड पे बिल्कुल किनारे पे नहीं, उसके मार्ग में जब इतना बड़ा सेटलमेंट खड़ा हो गया, इतने बड़े बड़े होटल बन गए, ऐसी दशा में जब साफ साफ लेमैन, उसके लिए बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, वो साफ साफ जो इस क्षेत्र को जानता है, इस क्षेत्र के मिजाज को जानता है, जो इस तरह की प्रवृत्तियों के क्षेत्र में रह रखा है, वो साफ बता सकता था कि कभी भी धराली में इस तरह की आपदा आ सकती है। आज यहाँ हो गया तो अब काफ़ी और जगह महफूज है। जगह कोई महफूज नहीं है, केवल टाइम का है सवाल। आज धराली में हो गया, कल थराली में होगा। आपदा के जख्मों से तबाह होते रहने को अभिशप्त उत्तराखंड एक बार फिर से बुरी खबरों के चलते चर्चा में है और आपदा का ये दंश इस बार देखने को मिला है उत्तरकाशी के धराली में, जहां आई इस प्रलय ने बहुत बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई है और इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से हर तरफ ये सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड में ये आपदाएं कब तक इन महाविनाश को आमंत्रित करती रहेंगी, कब तक यहाँ के पूरे इलाके को अभिशप्त करती रहेंगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डॉक्टर एसपी सती साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि जो धराली में इस वक्त हुआ है, इस पर आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है उस पर आपका क्या कहना है? प्रदीप, ये जो खीरो गार्ड में जो धराली कस्बा जिस पे बसा हुआ है, मैं उसके किनारे नहीं बोलूँगा, खीरो गार्ड पर के रास्ते में बसा हुआ जो इलाका, जो कस्बा था, वो तबाह हो गया है। ये जो खीरो गार्ड है, इसका इतिहास रहा है कि इसमें लगातार इस तरह के फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ें आई है। 1835 में भी आई है और तो अव्वल तो 1980-85 में तो इसमें खुदाई करी गई, एक मंदिर निकला नीचे, वो नीचे घुस के, उसमें मलबे के नीचे वहाँ घुस के तब मंदिर में पूजा करने जाते थे। और 2013 में भी ये आपदा में ये इसमें क्षति हुई थी। 2021 में भी इसमें फिर क्षति हुई थी और 2025 में ये आप देख रहे हैं। ये असल में पूरा का पूरा कस्बा इस ने जो ये खीरो गार्ड है, इसके लाए हुए मलबे में बसा हुआ है। ये बिल्कुल रास्ते पर, मुहाने पे बसा हुआ था। इसने रात कभी ना कभी इसने होना ही था। होता क्या है कि इस तरह के जो नाले हैं उच्च हिमालय क्षेत्रों में, जिसमें कि खीरो गार्ड भी एक है, इसके ऊपरी क्षेत्रों में कोई ग्लेशियर रहा होगा, माउंटेन ग्लेशियर्स उनको बोलते हैं। मेरे पास फोटोग्राफ है जो जाड़ों में बता रहा है कि वहाँ काफ़ी बर्फ़ जमा है। वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है ऊपर माउंटेन्स के टॉप में, वहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है। ये जब ग्लेशियर के बहुतायत के दिन रहे होंगे, उस दौरान एक ग्लेशियर रहा होगा छोटा मोटा। वो ग्लेशियर अब पूर्ण तरह ग्लेशियर नहीं है, हो सकता है कुछ डेड आइस उसमें हो, लेकिन फ्रेश उसमें आइस जाड़ों में खूब जमा होती है, जो गर्मियों तक होते होते पिघल जाती है। और इस प्रक्रिया में वहाँ बहुत ज़्यादा लूज मलबा जमा रहता है। अतिवृष्टि की दशा में वो मलबा नीचे की तरफ को मोबिलाइज होता है और इस तरह की अचानक बाढ़ें आती हैं। ये इस तरह के लगातार उच्च हिमालय क्षेत्रों में इस तरह के स्ट्रीम्स पे, इस तरह से नालों पे लगातार ये इस तरह के फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आते रहते हैं। 2021 का रोहटी गार्ड में जो मलबा, जो नुकसान हुआ था, जो जिसमें तपोवन और रेणी वगैरह सारे इलाके में जो बर्बादी हुई थी, वो इसी प्रक्रिया इसी तरह की थी। ऊपर से एक चंक टूटा और उसने नीचे को मोबिलाइज किया। 2024 में, पिछले साल, जुमा इलाके में एक छोटी स्ट्रीम में
इसी तरह का फ्लैश फ्लड आया था, उसने एक पुल तोड़ दिया था। लगातार आप अगर धौली गंगा कैचमेंट में जाओगे, आप दारमा भी जाओगे, आप धौली ईस्ट की तरफ जाओगे, आप काली के अन्य स्ट्रीम्स में जाओगे, इस तरह की प्रवृत्ति के नाले हैं जिसमें अचानक फ्लैश फ्लड आते हैं। ये आपदा में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इसके मुहाने पर, इसके रास्ते में बस्ती बसी। अदरवाइज ये फ्रीक्वेंट होता आया है और होता आता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी पुनरावृत्ति बढ़ रही है। पुनरावृत्ति इसलिए बढ़ रही है कि बारिशों का मिजाज चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के बढ़ने से हिमालय के लिए ये स्थापित वैज्ञानिक सत्य है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र जितने आप ऊंचे हायर एलिवेशन में जाओगे उतना ही गर्मी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा तेजी से गर्मी होगी। ऊपर के क्षेत्रों में एक तो वहाँ अगर ग्लेशियर है या वहाँ बर्फ़ है तो वो तेज़ी से पिघलेगी। दूसरा, ये स्टडीज़ हुई है कि अब जहाँ पहले उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, ऊंचाई इलाकों में जहाँ बहुत तेज बारिश नहीं आती थी, जहाँ बारिश बहुत पतले छोटे ड्रॉपलेट्स में बारिश होती थी, वो अब वहाँ बहुत टॉरेंशियल रेनफॉल होने लग गया है। 2013 की आपदा में हमने देखा केदारनाथ में जित मार्के की बारिश हुई, जितनी मोटी बारिश हुई है उतनी मोटी बारिश के लिए यह क्षेत्र नहीं जाना जाता था। अब कंडेंसेशन वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ उच्च और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने लग गया कंडेंसेशन, इसलिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पहले ज़्यादा बारिश नहीं होती थी अब वहां भी बहुत बारिश होने लग गई। यही कारण है कि इस तरह की बारिश जनित अचानक अतिवृष्टि जनित अचानक बाढ़ों की प्रवृत्ति उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ गई है। ये कई तरह के शोध पत्र भी इसकी ओर इशारा करते हैं। ये 2021 में एक नेचर जियो साइंस जैसी प्रतिष्ठित जर्नल में इस बात का उल्लेख किया गया है और उसके इशारे पे ये बात भी कही गई है कि इसके कारण बारिशों के बदले हुए इस मिजाज के कारण और ग्लेशियर पीछे खिसकने से छूटे हुए मलबे के कारण, इन बारिशों में उस मलबे का बह जाने के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये लगातार वैज्ञानिक इस बात का आगाह कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो ये हम इसी घटना को लें और आपने इसकी पुनरावृत्ति की मैं रैणी से लेकर तमाम दूसरे उदाहरण भी दिए। अब जैसे मैं आपका एक फेसबुक पर पोस्ट पढ़ रहा था इस आपदा की घटना के तुरंत बाद, आपने कहा कि इस इलाके को लेकर के ये टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ इलाका है। आपने डॉक्टर नवीन जुयाल जी का हवाला देते हुए कहा, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा सरल शब्दों में बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा, उनको क्यों लगा कि धराली के केस में ये बताया, ये टाइम बॉम्ब में इसलिए कहा गया था कि ये पूर्णतः जिस इलाके जिस नाले में, उसको खीरो गार्ड बोलते हैं। खीरो गार्ड का मतलब ये हुआ खीर गार्ड। खीर मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब लगातार इसमें ऊपर से मलबा बह के आता रहता है जिससे उसका पानी धवल होता रहता है, सफ़ेद होता रहता है, इसीलिए उसको खीरो गार्ड बोला गया। जब ऐसी गार्ड के बिल्कुल किनारे पे नहीं, उसके मार्ग में जब इतना बड़ा सेटलमेंट खड़ा हो गया, इतने बड़े बड़े होटल बन गए और वो साफ साफ दिख रहा है। दूर से आप देखो, आप पल्ली तरफ से मुखवा, जो उसके अपोजिट साइड में मुखवा जो गंगोत्री का शीतकालीन आवास है, वहाँ से अगर आप देखोगे सामने साफ दिखता है कि नाले में बस रखा है घर। तो ऐसी दशा में जब साफ साफ लेमैन, उसके लिए बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, वो साफ साफ जो इस क्षेत्र को जानता है, इस क्षेत्र के मिजाज को जानता है, जो इस तरह की प्रवृत्तियों के क्षेत्र में रह रखा है, वो साफ बता सकता था कि कभी भी धराली में इस तरह की आपदा आ सकती है। इसीलिए 2022 में प्रोफेसर नवीन जुयाल ने ये कहा था और इसमें हमारे वहाँ पे काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इसमें हमने कई जगह डॉक्यूमेंट्स में उल्लेख भी किया है। इस तरह का केवल धराली ही नहीं है, धराली जैसे इस तरह के नालों के मुहाने पर बसी हुई कई बस्तियां हैं जो भविष्य में ऐसी आपदाओं को का पुनरावृत्ति आप देख सकते हैं और होती रही हैं। आपने अगस्तमुनि में 2005-06 में ये हुआ था, उसके बाद पिछले 3-4 साल पहले भी ऐसे हुआ था। एक नाले पे, उसी नाले पे बस्तियां बस गई हैं, फिर अभी भी उसी नाले पे बस्तियां हैं, फिर वहाँ होना है।
हम श्रीनगर में लगातार देखते हैं इस तरह के नालों में बाढ़ आती है, जन की हानि न भी हो, लेकिन घरों को डैमेज श्रीनगर में भी होता है। गोपेश्वर में ऐसा हमने देखा है, जोशीमठ में देखा है, पौड़ी में भी पौड़ी में इतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता, लेकिन पौड़ी में भी कई नालों में ऐसा बंद किया गया है। घनसाली हमारे सामने है। इसके अलावा कई और जो जैसे भटवाड़ी है, उत्तरकाशी है, हमारे पास इस तरह के कई टाउनशिप्स हैं जो कि लगातार इस बात के खतरे की जद में हैं, कभी भी इस तरह की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज यहाँ हो गया तो अब काफ़ी और जगह महफूज हैं। जगह कोई महफूज नहीं है, केवल टाइम का है सवाल। आज धराली में हो गया, कल थराली में होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो नदियों के मार्ग में, नदियों के किनारे नहीं बल्कि नदियों के बीच रास्ते में, उनके रास्ते में आपने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बसावटें बस रही हैं, और आपने कहा कि सिर्फ ये धराली में नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी ये बसावटें लगातार बस रही हैं। तो इसके क्या कारण है कि इतनी बड़ी तबाहियों के बावजूद लोगों को या हमारे पूरे सिस्टम को ये बात समझने में नहीं आ रही है। एक घटना से लेकर इतनी घटनाएं हो गई। मसलन मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने जब केदारनाथ आपदा के कारणों की बात शुरुआत में कही उस वक्त, तो उसमें भी एक बड़ा मामला, बड़ा निष्कर्ष ये निकला था कि उस नदी का जो रास्ता था, मुख्य रास्ता था, उसको पूरा उसमें होटल और मकान बन गए, तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब तो उस आपदा को 13 साल हो गए हैं। तो इन 13 वर्षों में हमने क्या सबक सीखा? कुछ नहीं सबक हमने देखा जाए तो उसमें जीरो, कुछ नहीं सीखा। हमारे प्रदेश की आपदाओं की कहानियां असल में सरकारों का और जनता का इन कहानियों से कुछ न सीखने का एक उदास दस्तावेज है। इससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। 2013 की आपदा का आपने जिक्र किया, उसमें सारा नदियों के नालों के जो रास्ते थे, मार्ग थे, उसमें हमने बस्तियां और बहुत बहुमंजिले इमारत बना दिए थे। चाहे वो रामबाड़ा हो, चाहे वो गौरीकुंड हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओ तो आप अगस्त्यमुनि हो, बीरी चंद्रापुरी अगस्त्यमुनि हो, उसके अलावा नीचे आओ श्रीनगर आ जाओ। इन सारी जगह पे वो वहाँ बस्तियाँ टूटी हैं जो कि नदी मार्ग पे बनी हुई थी। 1970 के फ्लड प्लेन पे बसी हुई थी, जो 1894 के फ्लड प्लेन पे बसी हुई थी। इन सारे बस्ती उन फ्लड प्लेन पर फिर इंक्रोचमेंट नदी ने कहा कि भाई ये तो मेरा पुराना मार्ग है, और उसमें सरकारें पीछे नहीं रही। मज़ेदार बात एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले इन क्षेत्रों में इंक्रोच करने वाली सरकारें थी। चाहे वो रामबाड़ा में जाओ, रामबाड़ा का जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो बिल्कुल पेलियो चैनल पे था, मंदाकिनी के चैनल पे था। उधर से नदियाँ, उस इलाके में नदी डाइवर्ट होती रहती है इधर उधर, क्योंकि बहुत टर्बुलेंट इलाका, बहुत एनर्जेटिक इलाका है। तो ठीक उस पर उन्होंने बना दिया था, उसके देखा से कि उसके नीचे से लोगों ने बना दिया। इसी तरह से आप सियालसोड़ में आइए, सियालसोड़ में जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला था वो बिल्कुल नदी किनारे था, उसके देखे से कि लोगों ने भी बना दिया। तीसरा, आप श्रीनगर में आइए, श्रीनगर में जो SSB का ट्रेनिंग सेंटर था वो 1970 के फ्लड प्लेन में बना हुआ है। इसी तरह से आप कीर्तिनगर में आइए, कीर्तिनगर में जो PWD का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो बिल्कुल नदी किनारे बना हुआ था। अब जब सरकारें ही इस तरह से करती रहेंगी, इनक्रॉच करती रहेंगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन करती रहेंगी, तो फिर जनता तो उसके देखा देखी करेगी। कहीं कोई राइडर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब 2013 की आपदा की जहाँ तक बात आती है, उसके बाद उससे क्या सबक सीखा हमने केदारनाथ में वो भयानक कंस्ट्रक्शन कर दिया है 2013 की आपदा के बाद। सबक सीखने के बजाय कि हमने 4 मंजिले 5 मंजिले वहाँ होटल के लिए परमिशन दे दी, बना दिए। वहाँ कौन, पता नहीं कौन उस कंस्ट्रक्शन को कर रहा। इतना हैवी कंस्ट्रक्शन, इतना हैवी स्लोप मॉडिफिकेशन उस क्षेत्र में कर दिया है केदारनाथ प्रॉपर में।
उसके अलावा नीचे की तरफ आओ, डाउन स्ट्रीम में पूरी मंदाकिनी वैली में फिर उसी तरह के कंस्ट्रक्शन मशरूम हो गए हैं, बड़ी संख्या में उभर आ गए हैं। अभी आपको 12-13 साल भी नहीं हुए। इस तरह का असंवेदनशीलता पहले के लिए, इसके लिए कल्प्रिट सबसे बड़ा मैं मानूंगा सरकारें हैं। उसके अलावा लोगों के पास सेटलमेंट्स के लिए, रहने के लिए, जो उजड़ भी गए हैं उनके पास रहने के लिए अनुपलब्धता है कि वो जाएं कहाँ। तो कुछ दिन 2-3 साल भूल भाल के और फिर वहीं पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्योंकि सरकारें उनको वैकल्पिक सेटलमेंट्स के लिए जगह मुहैया नहीं कराती हैं। और तीसरा, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का जो इसके साथ जो आर्थिक तंत्र है, उसका जो ग्रीड है, जो लालच है, जो उसकी कमाई का जरिया जो लोग उसमें देखते हैं, शॉर्टकट कमाई का जरिया, वो तीनों, ये तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन इस तरह के बड़े पैमाने पर वायलेशन के लिए मजबूर करता है पूरे तंत्र को, कि वो मजबूर करता है या कि उनको मोटिवेट करता है। इसको मजबूर नहीं करेंगे, इसको मोटिवेट करते हैं, इंस्टिगेट करता है। राइडर लगाने पड़ेंगे भाई, आपको एक गवर्नेंस का एक शो करना पड़ेगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सुना, देखा 2013 की आपदा के बाद सरकार ने आनन फानन में ये डिसीजन लिया था कि पहले तो बोला था कि 200 मीटर नदी से 200 मीटर दोनों तरफ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले सरकारें ने उसका वायलेशन किया। सीतापुर में जाओगे या आप गौरीकुंड में जाओगे, जो आपने पार्किंग बनाई है वो बिल्कुल नदी किनारे बनाई है। आज चले जाओ नदी किनारे, फिर सेटलमेंट पूरे उसी तरह के एस्टेब्लिशमेंट, उसी तरह के कंस्ट्रक्शन उभर कर आ गए हैं। हम ये कहते हैं कि एक तो जनता को सेंसिटाइज करने की जरूरत है बहुत। यही नहीं कह सकते हम कि जनता बहुत अच्छा कर रही है, देखा सेखी में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा ये है, उसको रोकना किसने था? वो रोकना था सरकारों ने। सरकार खुद इस तरह के कामों में इंडल्ज है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। 1998 में मंदाकिनी की एक सहायक नदी है मधमेश्वर नदी, जो मधमेश्वर तीर्थ से आती है, मधमेश्वर नदी है। उस नदी के कैचमेंट में 11 से 18 अगस्त के बीच भयानक बारिश आई और 17 अगस्त को की रात को लेफ्ट फ्लैंक में एक गांव था, भेटी गांव, उसका पूरा पहाड़ उखड़ा और पौंडार गांव उसके पल्ली तरफ, दूसरी तरफ था, उस गांव में चले गया। उसने पूरा गांव दफन कर दिया। उसके अंदर, उस गांव के अंदर 39 जाने उसी समय जमींदोज होगी। 30 मीटर मलबे के नीचे दब गया, एक कब्र बन गया। 2 गांव, एक गांव उखड़ा, दूसरा गांव दूसरी तरफ बैठा, एक डैम बन गया बीच में नदी। यहां से उखड़ा, बीच में नदी थी और पल्ली तरफ दबा दिया उसने दूसरा गांव, तो पूरा डैम बन गया। वो बड़ा बवाल हुआ उसमें। कुल 107 जाने उस पूरे प्रकरण, उस दौरान उस इलाके में हुई अतिवृष्टि के कारण जो लैंडस्लाइड्स हुए, 107 जाने गई थी। कुछ 12-13 गाँव में बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा था। 1.5-2 महीने, 1-1.5 साल तक वो उनको रखा गया। ऊखीमठ में एक कैंप बनाया गया जो उनका राहत कैंप था। उसके पहले बोलने की बात हुई कि उनको हम उस गांव, भेटी गांव, पोंडार गांव को हम वो करेंगे, कहीं उनको स्थानांतरित करेंगे, भेटी को करेंगे, ये करेंगे। जब कुछ नहीं हुआ तो पोंडार गांव 39 जानू के को दफन करने वाले मलबे के ऊपर आज आप जाएंगे 1998 के बाद, आज आप देखोगे कितने 27 साल हुए, 27 साल में आप देखोगे उससे बड़ा गांव, उससे बड़े बड़े मकानों वाला गांव उस मलबे के ढेर में खड़ा है। तो विकल्पहीनता, लोगों को, लोग जाएंगे कहाँ? असल में वो गांव वाले जाते कहाँ? गरीब लोग थे, उन्होंने अपने मेहनत से अपने आप अपना मकान, वो खुद मिस्त्री हैं, वो खुद सब कुछ है, उन्होंने मकान बना दिए, लेकिन कहीं खरीद नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। सरकारों ने 2-1 साल बाद उनसे मुंह मोड़ दिया। तो इस तरह की स्थितियां भी हैं जो वल्नरेबल जगहों पे बस्तियों को पुनः वहीं पे स्थापित कर देते हैं। हर अव्वल तो यहाँ के कई गांव, सैकड़ों बल्कि हजारों गांव ऐसे पुराने लैंडस्लाइड के मलबे में बसे हुए हैं। लेकिन कुछ कुछ तो बस्तियां, खासकर टाउनशिप, जिनमें ड्रेनेज बिल्कुल चोक कर दिया गया है,
जिनमें घरों के ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनमें लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो स्लोप मॉडिफाई कर रहे हैं, स्लोप और वल्नरेबल बना दे रहे हैं, ऐसी बस्तियों के तो ज़्यादा भयानक स्थितियां हैं। और कभी भी ये धराली जैसी या कभी जोशीमठ जैसी या कभी खिरोगाड़ वाली स्थितियां ये लगातार होती रहेंगी। ये हमारी पूरी सच्चाई, उदास सच्चाई हमारी ये है। जो आपदाओं को लेकर जो इस वक्त उत्तराखंड की स्थिति है वो कमोबेश पूरे हिमालय में ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अगर हम पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो हाल फिलहाल में वहां जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उस पर तो चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है और एक तरह से वो अलार्मिंग सिचुएशन में बता दिया है कि अगर यही विकास का मॉडल रहा तो हिमाचल का नामो निशान मिट जाएगा। लगभग वैसी ही परिस्थितियों वाला उत्तराखंड है। इस टिप्पणी को आप उत्तराखंड के संदर्भ में कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारगर्भित टिप्पणी की है और बड़ी चिंताजनक दूरदृष्टि को देखते हुए दूरदृष्टिजनक टिप्पणी इसको मैं कहूँगा। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो ये हम सदियों दशकों से बोलते हुए आ रहे हैं। हिमाचल का जो पिछले 3-4 सालों से 5-6 सालों से जो वहाँ विनाश का जो तांडव देखा जा रहा था उसमें मेरा ये मानना है कि एक तो बारिशों का मिजाज भी वहाँ चेंज हुआ है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट जो आया है बड़े पैमाने पर हिमाचल में भी, वो इन आपदाओं की विभीषिका को बढ़ाने में उसने काफ़ी और के अलावा अन्य मुद्दों के अलावा अन्य अवयवों के अलावा सबसे बड़ा इसका रोल रहा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो ये टिप्पणी और भी अधिक प्रासंगिक है। और उत्तराखंड में तो ये आपदाएं, हिमाचल तो 4-5 साल से ज़्यादा झेल रहा है, हम तो लगातार पिछले 2 दशक 2.5 दशक से इसको लगातार झेल रहे हैं। तो बहुत सही टिप्पणी करी गई और उत्तराखंड भी ये समझ लीजिए कि ये बोला गया हिमाचल के लिए, पर ये खासकर उत्तराखंड के लिए और बाय एंड लार्ज ये पूरे हिमालय के लिए बिल्कुल उपयुक्त टिप्पणी है और अतिशयोक्त नहीं है। ये बिल्कुल सही टिप्पणी है। ये इसको सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, जनता को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।